आज हम पढ़ेंगे युद्धकालीन वित्त व्यवस्था। युद्ध के समय हम वित्त की व्यवस्था किन किन विधियों से करते हैं और इसके युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के क्या प्रभाव हैं। किसी राष्ट्र की रक्षा क्षमता के आधारभूत तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी वित्त व्यवस्था होती है, जिसके अभाव में युद्ध में सफलता प्राप्त करना एक असंभव सा कार्य है। युद्ध काल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के अंतर्गत यही प्रयास किया जाता है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो, जिसके लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ युद्धक महत्व की वस्तुओं को विश्व बाजार के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में जुटाना पड़ता है तथा इसके विपरीत शत्रु को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का यथासंभव प्रयास किया जाता है। बिना वित्त व्यवस्था के आधुनिक समय में युद्ध संचालन किसी भी दशा में संभव नहीं है। किसी भी लड़ाई को संचालित करने के लिए हथियारों तथा सैनिकों की आवश्यकता होती है, परंतु वित्त व्यवस्था से ये दोनों चीजें जुटाई जाती हैं। आधुनिक युद्ध का स्वरूप संपूर्ण होने के साथ साथ आर्थिक या वित्त व्यवस्था पर अधिक निर्भर करने लगा है। किसी भी देश की रक्षा क्षमता उस देश की वित्त व्यवस्था पर निर्भर करती है। आधुनिक युद्धों में शत्रु को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसकी सैन्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाए। युद्ध काल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि धन के अभाव में सफलता की कल्पना करना भी कठिन है। आर्थिक दृष्टि से जो देश विकसित नहीं होता, सैनिक दृष्टि से उसका शक्तिशाली होना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्धों को आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिकल वार कहा जाता है। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से अभिप्राय युद्ध के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाने से है, ताकि आवश्यक सामग्री, साज सामान एवं मानवीय शक्ति को सरलता से एकत्रित किया जा सके। युद्ध में सफलता उसी दशा में मिल पाती है जबकि सुनियोजित एवं पर्याप्त वित्त कोष की व्यवस्था। वित्त के बिना न तो युद्ध की सामग्री जुटाई जा सकती है और न ही पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है। जहां वित्त विकास का ठोस आधार है, वहां युद्ध संचालन की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन भी कहा जा सकता है। यही कारण है कि राष्ट्र के संपूर्ण संसाधन युद्ध सामग्री के लिए गतिशील हो जाते हैं। युद्ध सामग्री जो कि सशक्त सेनाओं के लिए विशेष जरूरी होती है, जैसे संख्या, हथियार, गोला बारूद, युद्ध वायुयान, जलयान, प्रक्षेपास्त्र, खाद्य सामग्री, तेल तथा कपड़े आदि, ये सभी वित्त व्यवस्था के माध्यम से जुटाए जाते हैं तथा इसके लिए आवश्यकता होती है कि एक सुनियोजित व सुव्यवस्थित वित्त की व्यवस्था की जाए। इसी के बारे में जनरल JFC फुलर ने लिखा है कि आधुनिक युद्ध रण क्षेत्र में न लड़े जाकर देश की खानों एवं कारखानों में लड़े जाते हैं, क्योंकि कारखाने हमें साज सज्जा का सामान, हथियार, गोला बारूद प्रदान करते हैं और खानों से हमें आर्थिक मजबूती मिलती है। इसी प्रकार युद्ध के समय धन जुटाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों को प्रयोग में लाते हैं। जो निम्नलिखित हैं, इसमें सबसे पहली आती है हमारी कर व्यवस्था, टैक्सेशन। तो कर व्यवस्था कैसे करते हैं हम? तो कर व्यवस्था के लिए हम युद्ध के समय अतिरिक्त अर्थ व्यवस्था जुटानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ ही अन्य साधनों की जरूरत भी पड़ती है। युद्ध काल में देश के ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च की आपूर्ति के लिए कुछ वित्तीय स्रोत अथवा उपायों की आवश्यकता होती है,
क्योंकि अचानक बढ़े हुए राष्ट्रीय व्यय को इसी के माध्यम से संभाला जाता है। यही कारण है कि युद्ध के दौरान जनता पर और अधिक कर लगा दिए जाते हैं, जो कि शांति काल में कर होते हैं उससे एक्स्ट्रा। यह कर शांति काल के कर से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। युद्ध काल में राष्ट्र केवल अधिक से अधिक धन जुटाने के लिए कराधान विधि को प्रमुख रूप से अपनाता है। युद्धकालीन अवस्था में कर की प्रकृति एवं नियमों का विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि शांति काल में जो कर लगाए जाते हैं वे न्याय सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जीवन उपयोगी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे नमक, दवाइयाँ, खाद्यान्न आदि को कर मुक्त रखने का प्रयास किया जाता है, किंतु युद्ध काल में इन वस्तुओं पर भी कर लगाया जा सकता है। कर व्यवस्था की मुख्य रूप से निम्नलिखित दो विधियां हैं। इसमें आते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट जो टैक्स होते हैं, और दूसरा आता है इसमें अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इसके अंदर प्रत्यक्ष कर में जनता की उपभोग की मात्रा में कटौती करने के लिए टैक्स प्रणाली का सहारा लिया जाता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर, आयात, तटकर, इंपोर्ट जिसमें टैरिफ होती है, तथा भूमि लगान आदि। जबकि अप्रत्यक्ष कर सदैव आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर लगाया जाता है। कर व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि कर वह अनिवार्य अंशदान है जो कि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया जाता है और करदाता को इसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं हो पाता है। कर व्यवस्था लागू करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि कर लगाने से सामाजिक अव्यवस्था न फैले। युद्ध के समय सरकार को अधिक से अधिक धन जुटाना पड़ता है, जिसके कारण करों का बोझ शांति काल में कर वंचित वस्तुओं पर भी डाल दिया जाता है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के नए कर भी लगा दिए जाते हैं। प्राय कर लगाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि लोगों पर सुविधा कर लगाया जाए ताकि समाज के धनी वर्ग से कर वसूला जा सके, किंतु युद्ध काल में समस्त जनता पर कर का बोझ लादना पड़ता है, अन्यथा बड़े व्यय को कोई राष्ट्र जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम प्रणाली के गुण और दोषों को संक्षिप्त में समझते हैं। जब ये कर लगता है तो इसकी एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज। तो शुरू में हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली इसकी विशेषता आती है, युद्ध के समय व्यय को अपने उपभोग में कटौती करके वर्तमान पीढ़ी वहन कर लेती है। भावी पीढ़ी को इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होना पड़ता। इसके बाद इसमें नंबर 2 आता है, विभिन्न आय वाले वर्गों में अनुमानित बोझ बढ़ने से के कारण सामाजिक अव्यवस्था नहीं फैलती। इसके बाद इसमें आता है, कर व्यवस्था को अपनाने से मुद्रास्फीति नहीं हो पाती। कर प्रणाली जो हम लागू करते हैं इस पर युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था तथा पुनर्निर्माण से परेशानी नहीं होती। युद्ध काल में नागरिकों में एकता व बलिदान की भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे जनता अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग शासन को देती है। और इसमें फिर आता है लास्ट में, अधिक कर होने के कारण अनावश्यक उपभोग की वस्तुओं में कटौती होती है, जिससे युद्ध क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब हम इसके जानेंगे दोष, डिसएडवांटेज। तो इसमें डिसएडवांटेज में आता है, कर प्रणाली में धन या वित्त संचय करने में अनेक कठिनाइयां होती है, क्योंकि इसे तत्कालीन धन भी वसूली संभव नहीं हो पाती है, जबकि युद्ध में धन की तत्काल आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है, इसमें कर प्रणाली द्वारा एक सीमा तक ही जनता से धन वसूला जा सकता है। उस सीमा से बाहर जाकर कर को एकत्रित कर पाना असंभव हो जाता है, ये संभव नहीं रहता। फिर इस अगला आता है, इसमें दोष में ही कर निर्धारित व उसको वसूलने से सरकार को अधिक समय एवं शक्ति लगानी पड़ती है, उसको कठोर बनना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास, युद्ध को असीमित व्यय की आपूर्ति के लिए केवल कर प्रणाली ही पर्याप्त नहीं होती है, इसके साथ उसको और भी चीज की जरूरत पड़ती है। फिर आता है इसमें, अधिक कर होने पर
सामाजिक अव्यवस्था फैलने की संभावना भी अधिक होती है। अगर हम जनता पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, जनता में विद्रोह हो जाएगा। इसके बाद हमारे ये दोष में आता है आगे, आधुनिक युद्ध अत्यंत खर्चीला होता है, अतः केवल कर प्रणाली द्वारा आर्थिक वस्तुओं को पूरी नहीं हो जा सकती। उपरोक्त विशेषता एवं दोषों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कर व्यवस्था का सक्रिय सहयोग रहता है, इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमारा दूसरी विधि आ जाती है हमारी ऋण व्यवस्था। इस ऋण व्यवस्था में हमें क्या क्या करना पड़ता है? इसमें होता है हमारे युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में सरकार के पास दूसरा उपाय ऋण व्यवस्था होती है। तो इस ऋण प्रणाली को अपनाने पर युद्ध में जितने धन की जरूरत होती है वह केवल कर प्रणाली से प्राप्त धन से ही काम नहीं चलता। इसके बाद हम क्या करते हैं? ऋण लेते हैं। इसके द्वारा सरकार को उधार या ऋण लेना पड़ता है। शांति काल के कर्ज की तरह युद्ध काल में भी दो प्रकार से ऋण लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले वही आता है जो पहले था, आंतरिक और बाह्य। अब इसके आंतरिक में हम जो ऋण है उसके लिए हम क्या करते हैं? आंतरिक कर से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत चालू बाजार ऋण पिछले ऋण भुगतान में सरकार को सक्षम नहीं बना पाते। वास्तव में सरकार को अपने चालू राजस्व घाटों को पूरा करने तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए और नया ऋण देना पड़ता है। अतः सरकार पर ऋणों का भी भार बढ़ जाता है तथा सरकार के ऋण भुगतान दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। भारत सरकार के आंतरिक ऋण 1950-51 में 2600 करोड़ रुपए से बढ़कर 1990-91 में 1,54,004 करोड़ रुपए हो गए। इसी प्रकार ये 1992-93 में बढ़कर 1,88,019 हो गए। इसी तरह अगर हम देखें तो 1960 से 1980 के मध्य में आंतरिक ऋणों की वृद्धि दर 11.2% थी। वहीं अगर हम देखें तो इसमें इस समय 1960 में ये कितनी हो गई? 25% बढ़ गई। 11.2 से 25% हो गई। सरकार की आगामी प्राप्तियों तथा सार्वजनिक व्यय में तेजी से बढ़ते अंतर के कारण आंतरिक ऋणों में वृद्धि हुई। भारत व चीन युद्ध के बाद 1963 में भारत ने अनिवार्य बचत योजना भी इसलिए की थी ताकि सरल साधन से ऋण वित्त को जुटाया जा सके। इस प्रकार सरकार देश की जनता या विशिष्ट लोगों से कर्ज लेकर आंतरिक ऋण के रूप में युद्ध के व्यय को वहन करती है। इसी ऋण व्यवस्था में एक आता है ये आंतरिक और एक बाह्य, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं? इस ऋण व्यवस्था में कर्ज होता है जिसके सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से ऋण लेती है। इसे सरकार को शर्तों के आधार पर निश्चित समय में ब्याज की दर से लौटाना पड़ता है। यह ऋण विदेशी राष्ट्रों से संबंधों एवं उसकी नीतियों के आधार पर मिल पाता है। युद्धकालीन स्थिति में कोई भी विदेशी देश अपने संबंधों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं होता। 1993-94 में अगर हम देखें तो भारत पर बाह्य ऋण 1 रुपए का 3 पैसा रह जाता है। इसी तरह युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में ऋण व्यवस्था द्वारा सक्रिय सहयोग एवं तत्कालीन सहायता मिल जाती है। कुछ अर्थशास्त्री ऋण व्यवस्था को उत्तम मानते हैं तो कुछ अर्थशास्त्री ने इसकी जोरदार आलोचना भी की है। एक समर्थक अर्थशास्त्री के अनुसार वर्तमान युद्ध के व्यय की पूर्ति हेतु ऋण प्रणाली सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस ऋण का भुगतान आने वाली संपत्ति को करना होता है।
आलोचक इस चीज में आगे भी लिखते हैं कि वर्तमान युद्ध व्यय की पूर्ति हेतु भावी संस्थिति पर कर्ज का बोझ लाद देना पूर्णतः अनैतिक है। इस विधि में एक शिशु जन्म से पूर्व ही कर्जदार बन जाता है। अगर हम आज कुछ ऋण ले रहे हैं तो हमारे आने वाली आगे की जो जनरेशन है उस पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इस प्रकार युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए ऋण व्यवस्था एक साधन तो है, किंतु इसे अधिक महत्व देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के अंदर जब हम धन जुटाते हैं तो क्या होता है, इसमें देखिए, युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में जब सरकार कर प्रणाली तथा ऋण प्रणाली अपनाने के बावजूद निर्धारित अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती तो उसे मुद्रास्फीति या नई मुद्रा का प्रसारण का सहारा लेना पड़ता है। नई मुद्रा के बाजार में आने के कारण मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है और बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जनता को क्रय शक्ति में कमी आती है और उसके उपभोग में भी कटौती होने लगती है। यद्यपि हम प्रणाली के अपनाने से देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए कैम्बर महोदय ने लिखा है कि जब धन मात्रा में अधिक बढ़ जाता है तथा वस्तुएं कम उत्पादन के कारण घट जाती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें क्या होता है, धन अधिक होता है, वस्तुएं कम होती हैं और उसको हम प्राप्त करने के लिए अधिक पैसा देते हैं। मुद्रास्फीति या पैसे के अवमूल्यन का अर्थ है कि पैसे की एक निर्धारित मात्रा का प्रयोग बहुत कम चीजें खरीदने में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने लगती है। इससे आमतौर पर इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि बहुत अधिक पैसे में बहुत कम चीजें ही खरीद पाते हैं। मुद्रास्फीति को सामान्यतः पिछले वर्ष की कीमतों के स्तर पर रिटेल प्राइस इंडेक्स में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिशत बढ़ोतरी के तौर पर मापा जाता है। रिटेल प्राइस इंडेक्स आरपीआई औसत घरेलू खर्च के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद को मापता है। इस इंडेक्स पर एक आधारभूत तिथि से संबंधित होता है। जिस तिथि पर इसका मूल्य 100 लिया जाता है, तब यदि आरपीआई आधारभूत तिथि से किसी वर्ष 110 पर होता है तो इसे पता चलता है कि किसी भी चीज के मूल्यों के स्तर में 10% वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधित्व आधार पर चुनी गई वस्तुओं के पूरे खर्च में 10% वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसमें हम क्या क्या कारण हैं वो हम जानेंगे। उत्पादन में कमी, जिसके परिणाम स्वरूप चीजों की उपलब्धता में कमी आ जाती है। इसके बाद है इसमें पैसे की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है इसमें मुद्रा प्रसार की गति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है इसमें बैंक ऋणों में बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे बैंक बढ़ते चले, ऋण उसमें ज्यादा होने लगते हैं। अगला है इसमें वित्तीय घाटा। कीमतों में वृद्धि विभिन्न लोगों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। एक व्यक्ति आजीविका चलाने वाले के तौर पर, एक उद्यमी के तौर पर, एक स्टॉक होल्डर के तौर पर, कर्जा देने वाले के तौर पर, कर्जा लेने वाले के तौर पर तथा करदाता के तौर पर विभिन्न तरीकों से प्रभावित होता है। मूल्यों के बढ़ने के समय के दौरान
कर्जा देने वालों को लाभ होता है जबकि कर्जा लेने वालों को हानि होती है, क्योंकि बढ़ते मूल्यों वाले दौर में बचत के मूल्य नीचे गिरने लगते हैं, जिससे बचत करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। मुद्रास्फीति के सर्वाधिक बुरे प्रभाव उन लोगों पर पड़ते हैं जिनकी कमाई पैसे के मामले में पहले से बंधी बंधाई है। इसमें बेरोजगार तथा पेंशन प्राप्त करने वाले लोग भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रास्फीति निर्धारित आय वाले लोगों की खरीद शक्ति को घटाती है और दूसरे लोगों की आय में बढ़ते मूल्यों के मुकाबले कम गति में वृद्धि होती है। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण को किसी भी सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना जाता है। चूंकि मुद्रास्फीति चीजों की कुल सघनता के ऊपर कुल खर्चे के बढ़ने जाने का नाम है, इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एकमात्र रास्ता है कि वस्तुओं की उपलब्ध आपूर्ति तथा वस्तुओं के कुल खर्चे की मात्रा को नियंत्रित किया जाए। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत खपत, निजी निवेश, सार्वजनिक निवेश तथा कुछ हद तक अपने खर्चों को सीमित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपकरणों का प्रयोग करती है। युद्ध के समय सरकार अपनी निर्धारित बैंक को नई कागजी मुद्रा छापने का आदेश दे देती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से मुद्रा प्रसार हो जाता है। यह विधि सरकार के लिए अत्यंत सरल होती है, किंतु इस नीति के साथ उसी मात्रा में मानक स्वर्ण मुद्रा का परित्याजन भी जरूरी होता है। अधिक मुद्रा बाजार में आने के कारण मूल्य वृद्धि में के अनुपात में वेतन व मजदूरी न बढ़ने के कारण जनता की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे सामाजिक असंतोष एवं अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। यही कारण है कि नई मुद्रा का प्रसार एक निश्चित अनुपात में ही किया जाना चाहिए ताकि भारी मूल्य वृद्धि से बचा जा सके। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था में मुद्रास्फीति द्वारा धन के दो निम्नलिखित उपाय हैं जिससे हम धन को प्राप्त कर सके। इसमें सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1, कागजी मुद्रा के मुद्रण के द्वारा। कागजी मुद्रा के मुद्रण के द्वारा राष्ट्र के भीतर खरीदने तथा बेचने की सुविधा प्रदान करने, उत्पत्ति से साधनों को प्रतिफल देने, वेतन, बोनस व भत्ता देने का काम किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियां प्रसारित करके सरकार अपनी आय बढ़ाने या पैसा एकत्रित करती है। इसके लिए सरकार केंद्रीय बैंकों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों से कर्ज लेती है। इस प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक का विस्तारण होने लगता है, जिससे मुद्रा प्रसार बढ़ जाता है। अब हम यहां जानेंगे मुद्रास्फीति के विशेषताएं क्या है। मुद्रास्फीति में सबसे पहली विशेषता है मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं की वस्तुओं में कटौती हो जाती है। इस प्रकार बचत करके युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। युद्धकालीन अवस्था में इस प्रक्रिया के द्वारा शीघ्रता के साथ धन एकत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है क्योंकि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला आता है इसमें पॉइंट, कर प्रणाली से करों की मात्रा बढ़ने में सरलता हो जाती है। अगला पॉइंट है इसमें, इस व्यवस्था से बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाता है। अब हम मुद्रास्फीति में जानेंगे इसकी डिसएडवांटेज, इसमें दोष क्या क्या है। तो इसमें पहला आता है मूल्य वृद्धि के अनुपात में वेतन तथा मजदूरी न बढ़ने के कारण साधारण जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सरकार के प्रति असंतोष की भावना बढ़ती है। इसके दोष में अगला आता है हमारा पॉइंट, इस प्रक्रिया से केवल धनी वर्ग को लाभ मिलता है जबकि गरीब वर्ग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें अगला पॉइंट आता है, इस प्रणाली को अपनाने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा जाती है। इसमें अगला पॉइंट है,
मुद्रा प्रसार से देश में अव्यवस्था, असमानता, अन्याय, असंतोष एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद इसमें हमारा अगला दोष आता है, मुद्रास्फीति एक बार में ही पूरे राष्ट्र को खोखला कर देती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार से स्पष्ट है कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में जहां मुद्रास्फीति एक त्वरित या द्रुतगामी साधन है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी हैं। किंतु यदि इसका एक निश्चित अनुपात में साधनों की पूर्ति तथा मजदूरों की संख्या में नई मुद्रा के अनुपात में वृद्धि की जाए तो मूल्य वृद्धि का कोई कारण ही नहीं उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इस विधि का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। राष्ट्र की रक्षा एवं विकास के हित में यह होता है, अन्यथा सामाजिक अव्यवस्था फैलने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ऐच्छिक चंदे। तो ये ऐच्छिक चंदे, तो ऐच्छिक चंदा क्या होता है? इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर हम युद्धकालीन अवस्था में राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं बलिदान भावना के साथ ही राष्ट्रीयता का विकास तेजी के साथ होता है। इसी कारण से अपने राष्ट्र की शान एवं मर्यादा के लिए नागरिक त्याग के लिए तैयार रहते हैं। यद्यपि युद्ध की स्थिति में उपभोग की वस्तुओं में कटौती, करों का बोझ सहते हुए भी स्वेच्छा से राष्ट्र हित के लिए युद्ध कोष में चंदा देकर सहयोग देते हैं। यद्यपि स्वेच्छा अनुसार नागरिकों के द्वारा दिया गया चंदा आर्थिक सहयोग के साथ मानसिक एवं नैतिक सहयोग भी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को देकर शक्तिशाली बनाता है। किंतु इस प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि सीमित होती है और जैसे जैसे युद्ध की कार्रवाई आगे बढ़ने लगती है और जनता पर कर टैक्स का भार निरंतर बढ़ता जाता है, तो इससे ऐच्छिक चंदों में कमी आ जाती है। यही कारण है कि बहुत अधिक समय तक युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने के लिए ऐच्छिक चंदों पर राष्ट्र निर्भर नहीं रह सकता। इस पर हम अब इसकी विशेषताएं और कमियां जानेंगे। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्र प्रेम के साथ साथ युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इससे जनता में असंतोष नहीं पनपता। क्यों? वो अपनी मर्जी से चंदे देती है। इसके बाद इसमें आती है इसकी विशेषता अगली, राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं बलिदान की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक सहयोग के साथ नैतिक बल भी मिल जाता है। इसमें अगला पॉइंट आता है, इस प्रक्रिया का प्रभाव तेजी से होता है, अतः संकट से निपटने के लिए जल्दी धन एकत्रित किया जा सके। इसमें अगला इसकी विशेषता है, ऐच्छिक चंदे से रुपये पैसे के साथ साथ सोना व चांदी भी प्राप्त हो जाता है, जिससे और अधिक सहयोग मिल पाता है। इसकी अगली विशेषता है, समाज पर ऐच्छिक चंदों का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे इसके दोष, ऐच्छिक चंदों के क्या दोष हैं। तो इसमें सबसे पहला दोष आता है, ऐच्छिक चंदे प्रणाली पर वित्त व्यवस्था अधिक समय पर निर्भर नहीं रह सकती। ये एक छोटे समय के लिए होता है। अगला दोष है इसमें, युद्ध का समय लंबा होने पर ऐच्छिक चंदों में निरंतर कमी आ जाती है, जबकि अधिक धन की आवश्यकता उस समय होती है। इसके बाद इसमें हमारा अगला दोष आता है, युद्ध काल में कर का बोझ निरंतर बढ़ने पर ही इसके स्रोत में कटौती होने लग जाती है। अगला दोष है इसमें, इस प्रणाली से पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित कर पाना सरलता से असंभव सा हो जाता है। अगला दोष है, यह स्रोत व्यापारिक रूप से उचित है किंतु सैद्धांतिक रूप से कटौती में खरा नहीं उतर पाता। इस प्रकार ऊपर जो हमने
विवेचन किया है, इससे स्पष्ट है कि युद्धकालीन व्यवस्था में वित्त व्यवस्था को जुटाने में ऐच्छिक चंदे आर्थिक एवं नैतिक दृष्टि से राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देते हैं, परंतु इन स्रोतों की अपनी परिसीमाएं हैं, इससे कभी भी हम नकार नहीं सकते। इस प्रकार युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से धन जुटाने के लिए कर व्यवस्था लागू करके सामुदायिक बोझ डालकर कार्रवाई की जाती है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था नहीं फैल पाती। ऋण व्यवस्था की त्वरित सहायता का दूसरा साधन है, किंतु इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मुद्रास्फीति प्रणाली के द्वारा यथाशीघ्र धन व्यवस्था की जाती है, किंतु इसका प्रयोग सावधानी एवं समानुपातिक ढंग से ही किया जाना चाहिए। ऐच्छिक चंदे से राष्ट्र को अधिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक बल मिलता है। उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए ये स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा हम वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। अब जो हमने वित्त व्यवस्था की, इस युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के क्या प्रभाव होते हैं? तो युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के प्रभाव, अब इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, किसी राष्ट्र के ऊपर, अब वो जानेंगे। यह निर्विवादित तथ्य है कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने के प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक रूप में देखे जा सकते हैं। इसको हम आर्थिक, सामाजिक, नैतिक रूप से देख सकते हैं, जो अपनी एक परंपरा कायम कर देते हैं। युद्ध के दौरान व्यापक आर्थिक हानि के साथ ही पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ती है, जिससे समाज पर दोहरा आर्थिक दबाव पड़ता है। शांति की स्थापना के साथ ही अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। युद्ध की स्थिति में राष्ट्र के सभी साधन युद्ध के प्रयत्नों में लगाने पड़ते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के मदों में आवश्यक कटौती करनी पड़ती है। इस प्रकार युद्धकालीन वित्त से विकास दर को बढ़ोतरी मिलती है, परंतु भारी नुकसान के कारण इसकी क्षतिपूर्ति में भी बड़ा समय लगाना पड़ता है। इस प्रकार युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के प्रभाव को हम जानेंगे, ये किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के प्रभाव में इसका प्रथम प्रभाव मुद्रास्फीति है, और वह भी बढ़ती हुई कीमतों को, बढ़ते हुए निर्वाह खर्च को अपनी प्रक्रिया के साथ है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत व चीन के अनुभवों से पता लगता है कि यदि मुद्रास्फीति के प्रभाव पर शुरू में ही अंकुश नहीं लगाया गया तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आम जनता को दैनिक जीवन की चीजें नहीं मिल पाती, उसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता है और जिसके पास पैसा है वो उसको अपने पास स्टॉक करने लग जाता है। इसमें अगला प्रभाव आता है युद्ध के समय संसाधनों की लाभमंदी अधिकांश इसके प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यदि युद्ध देश की भूमि पर लड़ा जाता है तो युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त संसाधनों, कारखानों, भवनों एवं अन्य आवश्यक साधनों का पुनर्निर्माण किया जाता है। यदि युद्ध में विध्वंस नहीं भी हुआ है तो भी युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को शांतिकालीन वित्त व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए भी अनेक संस्थाएं होती हैं। इसमें इसका अगला प्रभाव आता है युद्धकालीन वित्त व्यवस्था जुटाने के परिणाम स्वरूप जनता के विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों में कटौती ही नहीं होती, बल्कि वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और जीवन स्तर को उठाने वाले
सभी आर्थिक साधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसमें हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने का एक प्रभाव यह भी पड़ता है कि अधिकांश राष्ट्रों पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ जाता है, जिसको चुकाने के उद्देश्य से सरकार को जनता पर टैक्स लगाना पड़ता है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने के लिए उधार व शर्तों पर लिया गया पैसा एक सीमित अवधि में तथा एक निश्चित अनुपात में अदा करना पड़ता है, जिससे राष्ट्र के विकास कार्य ठप हो जाते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था निर्धारित करते समय सुनियोजित कार्रवाई एवं सुव्यवस्थित प्रणाली का विशेष महत्व है। इससे केवल शीघ्रता से धन की पूर्ति नहीं करनी होती, बल्कि युद्ध के उपरांत इसके परिणामों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। यदि वित्त व्यवस्था के नियोजन में चूक होती है तो इसका वर्तमान स्थिति के साथ ही भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। युद्ध राष्ट्र के लोगों में ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा भी बनाता है जिससे लोग त्याग, बलिदान एवं नैतिकता के आधार पर राष्ट्र के विकास में आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक सहयोग स्वतः देने लगते हैं। यही कारण है कि युद्ध के दौरान विनाश के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में तेजी आती है और लोग स्वतः ही अनावश्यक उपयोग की वस्तुओं में कटौती करके राष्ट्रहित में कार्य करने लगते हैं। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से संपूर्ण राष्ट्र का ढांचा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अतः इसके निर्धारण एवं नियोजन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। रक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुदृढ़ बनाए रखा जा सके।